Hi, in this lecture we are going to discuss the selection and impeachment of judges। मतलब कि हम देखेंगे कि किस तरीके से जजेस को अपॉइंट किया जाता है और किस तरीके से उनको हटाया जाता है। जब मैं सिलेक्शन एंड इम्पीचमेंट ऑफ जजेस की बात कर रहा हूं, जब मैं सिलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ जजेस की बात कर रहा हूं, इसका मतलब मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की बात कर रहा हूं। तो इस लेक्चर के अंदर हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को किस तरीके से अपॉइंट किया जाता है और उनको किस तरीके से हटाया जाता है वो डिस्कस करेंगे। और उसी के साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है और किस तरीके से उनको हटाया जाता है। तो जब मैं सिलेक्शन एंड इम्पीचमेंट ऑफ जजेस की बात करता हूं, सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि जजेस का इम्पीचमेंट नहीं होता है, जजेस का रिमूवल होता है। तो यहां पे जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम ही सिलेक्शन एंड इम्पीचमेंट ऑफ जजेस दिया गया है, इसलिए मैंने इम्पीचमेंट ऑफ जजेस ही यहां पे लिखा है। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इम्पीचमेंट सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए मेंशन किया गया है, मतलब कि सिर्फ प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है, जजेस का रिमूवल होता है। इम्पीचमेंट और रिमूवल एक ही चीज हो गई, मतलब हटाना, जजेस को किस तरीके से उनको हटाया जा सकता है। लेकिन इम्पीचमेंट जैसा वर्ड सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए यूज किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। जजेस के लिए इम्पीचमेंट जैसा वर्ड यूज नहीं किया गया है, जजेस को रिमूव किया जाता है। जजेस के लिए रिमूवल जैसा वर्ड यूज किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। तो हमारा टॉपिक जो है मतलब कि 6th सेम का वो है इंडियन जुडिशरी सिलेक्शन एंड इम्पीचमेंट ऑफ जजेस, इसलिए मैंने यहाँ पे इम्पीचमेंट ऑफ जजेस ही लिखा है। लेकिन जजेस के लिए इम्पीचमेंट जैसी टर्म यूज नहीं होती है। सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस को किस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है या अपॉइंट किया जाता है वो डिस्कस करते हैं। लेकिन वो डिस्कस करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर टोटल जजेस होते कितने हैं, सुप्रीम कोर्ट का कंपोजिशन कितना है। तो अभी की अगर मैं बात करूं, एट प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर 34 जजेस आते हैं, जिसके अंदर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जहां पे भी अभी मैं CJI यूज करूंगा, आपको यह समझ लेना है कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं। तो 34 जजेस के अंदर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है और 33 अदर जजेस होते हैं, 33 और जजेस होते हैं। तो टोटल 34 जजेस की कंपोजिशन हमारे पास आती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में टोटल 34 जजेस हैं, जिसके अंदर एक चीफ जस्टिस है और 33 और जजेस हैं। ओरिजिनली अगर मैं बात करूं, जब हमारा संविधान लागू हुआ और जब हमारा सुप्रीम कोर्ट इनॉग्रेट हुआ 28 जनवरी 1950 को, तो उस वक्त हमारे पास सिर्फ 8 जजेस हुआ करते थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। कितने? 8 जजेस, जिसके अंदर एक चीफ जस्टिस होता था और 7 बाकी जजेस होते थे। लेकिन उसके बाद 1956 में क्या किया गया, ये जो 8 जजेस होते थे इनको बढ़ा के 10 जजेस कर दिया गया और एक चीफ जस्टिस, मतलब टोटल 11 जजेस हो गए। 10 जजेस हो गए बाकी और एक चीफ जस्टिस, टोटल 11 हो गए। फिर 1960 में क्या किया, टोटल जजेस जो हैं वो 14 कर दिए गए, जिसके अंदर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा और 13 अदर जजेस होंगे। उसके बाद 1977 में क्या हुआ कि 18 जजेस कर दिए गए, जिसके अंदर 17 अदर जजेस होंगे और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। फिर 1986 में क्या किया गया, टोटल 26 जजेस कर दिए गए, जिसके अंदर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा और 25 जजेस बाकी होंगे। और 2008 में क्या हुआ, टोटल 31 जजेस कर दिए गए, जिसके अंदर एक CJI होगा, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा और 30 अदर जजेस होंगे। और 2019 में फिर क्या होता है कि टोटल 34 जजेस कर दिए जाते हैं, जिसके अंदर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और 33 अदर जजेस हैं। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो स्ट्रेंथ थी, अभी की जो स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर 34 जजेस की, ये 2019 में बढ़ाई गई है। पहले 2008 से लेके 2019 तक जो है वो सिर्फ 31 जजेस हुआ करते थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसके अंदर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आता था और 30 अदर जजेस आते थे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना होगा। 1956 में कितने जजेस थे, फिर कितने कितने कौन से साल में बढ़ाए गए, तो ये आपको याद रखना है। उसी के साथ साथ आपको मैं ये बता दूं दैट दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर। काफी रेलिवेंट है, कितना रेलिवेंट है ये मैं बता भी नहीं सकता, क्योंकि जब मैं सिलेक्शन और इम्पीचमेंट ऑफ जजेस की बात करता हूं, एक तो ये डिफिकल्ट है टॉपिक, मतलब आप खुद इसको अगर बुक से पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, या फिर आएगा भी तो बड़ी मुश्किल से समझ आएगा। और दूसरा ये है कि इसकी रेलिवेंस काफ़ी है, सिर्फ 6 सेमेस्टर के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि आप UPSC की बात कर लीजिए, आप स्टेट PSC की बात कर लीजिए, आप CVT PG की बात कर लीजिए, आप नेट JRF की बात कर लीजिए, या फिर बाकी JKSSB के जो एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर जो है 2-3 क्वेश्चंस तो सिर्फ इस टॉपिक से आते ही हैं।
तो कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे पूछा जाता है कि बताओ ये जो 33 ये जो टोटल 34 स्ट्रेंथ है जजेस की, ये कब बढ़ाई गई थी, या फिर मतलब कि 1956 में कितने जजेस हुआ करते थे, या फिर ये जो 11 जजेस 1956 में हुआ करते थे इनको बढ़ा के 14 जजेस जो है वो कब किया गया था, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर मैं सिलेक्शन ऑफ जजेस की बात करूं कि किस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है जजेस को या फिर अपॉइंट किया जाता है, सिलेक्शन ऑफ जजेस will not be appropriate term to use here, but I would say that how judges of Supreme Court are being appointed, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को किस तरीके से अपॉइंट किया जाता है। तो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को। मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ओरिजिनली क्या लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द सीजीआई इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सच जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स एज ही डीम्स नेसेसरी। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, लेकिन जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, मतलब कि ये जो एक सीजीआई है, इनको भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे, लेकिन इनको अपॉइंट करते वक्त जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को क्या करना है, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस के साथ कंसल्टेशन करना है, उनके साथ बातचीत करनी है, उनके साथ जो है वो मिलके फैसला लेना है, और उसके बाद ही जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाएगा। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट तब अपॉइंट करेंगे जब वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस के साथ क्या बोलते हैं, कंसल्टेशन करेंगे। मतलब कि उनकी एडवाइस वहां पे ली जाएगी, किसकी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की। कितने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एडवाइस ली जाएगी, कितने हाई कोर्ट्स के जजेस की एडवाइस ली जाएगी, तो ये प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जितना उसको लगता है कि उतने जजेस की एडवाइस लेनी चाहिए, तो उतने जजेस की एडवाइस ली जा सकती है। दोबारा से मैं क्लियर कर देता हूं, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने से पहले प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के साथ कंसल्टेशन करना है, उनकी एडवाइस भी लेनी है। उसके बाद द अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सीजीआई एंड सच अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स एज ही डीम्स नेसेसरी। मैंने आपको बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते वक्त जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी एडवाइस लेंगे और बाकी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की भी एडवाइस लेंगे, जितना उनको लगता है कि कितने जजेस की एडवाइस लेनी चाहिए, मतलब जितना उनको नेसेसरी लगता है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते वक्त हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट पूछेंगे, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, हाई कोर्ट के जजेस को और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट पूछेंगे, उनके साथ कंसल्टेशन करेंगे, उसके बाद ही जो है वो बाकी जजेस को अपॉइंट किया जाएगा। द कंसल्टेशन ऑफ सीजीआई इज ऑब्लिगेटरी इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जज अदर देन सीजीआई। अब ये जो चीफ जस्टिस की एडवाइस होगी, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एडवाइस होगी अदर जजेस को अपॉइंट करते वक्त, मतलब प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं, तो चीफ जस्टिस की एडवाइस जो है वो ऑब्लिगेटरी है, वो आपको लेनी ही है। ये हमारी ओरिजिनल पोजीशन है कॉन्स्टिट्यूशन की। मैं आपको दोबारा से समझा देता हूं सिंपल टर्म्स में। अगर प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना है, उसके लिए प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पूछना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पूछना पड़ेगा और हाई कोर्ट के जजेस को पूछना पड़ेगा, तभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस को अपॉइंट करेगा। अब कितने जजेस को पूछना पड़ेगा ये प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। उसी के साथ साथ चीफ जस्टिस की एडवाइस तो लेनी ही होगी। चीफ जस्टिस की एडवाइस जो है वो ऑब्लिगेटरी है। ये हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कैसे अपॉइंट करना है। लेकिन जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जा रहा है, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जा रहा है, तो उस वक्त प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को पूछेंगे। कितने जजेस को पूछेंगे ये प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब यहां पे क्या है, एक कंट्रोवर्सी है, कंसल्टेशन के ऊपर कंट्रोवर्सी है। मतलब कि हमने समझा कि जजेस को अपॉइंट करते वक्त प्रेसिडेंट को कंसल्ट करना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और बाकी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को, लेकिन ये इतना सिंपल तो नहीं है। मतलब ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते वक्त प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्टेशन करना है, उनकी एडवाइस लेनी है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के साथ कंसल्टेशन करना है। अब कंसल्टेशन का मतलब क्या? अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कोई एडवाइस दी है या फिर
जजिस ने या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजिस और हाई कोर्ट के जजिस ने कोई एडवाइस दी है, तो क्या वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर बाइंडिंग होगी? कंसल्टेशन का मतलब क्या, या फिर कितने जजिस को कंसल्ट करना है भाई, ये भी तो क्लियर होना चाहिए। तो एक तरीके का हमें देखने को मिलता है कि ग्रे एरिया था, यहां पे एक एम्बिग्यूटी थी, उसको क्लियर करने के लिए हमारे पास कई सारे केसेस आते हैं। तो कहने का मतलब यह है, ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यह लिखा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट करते वक्त प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कंसल्टेशन करना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस के साथ और हाई कोर्ट के कुछ जजेस के साथ। और लेकिन कंसल्टेशन का मतलब क्या होगा? कंसल्टेशन का मतलब क्या होगा? अगर कंसल्टेशन कर दिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने और सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस ने और हाई कोर्ट के जजेस ने कहा कि इस बंदे को जो है वो जज बना दो, तो क्या प्रेसिडेंट बनाएगा? मतलब कि प्रेसिडेंट के ऊपर क्या उनका ओपिनियन बाइंडिंग होगा, क्या एडवाइस बाइंडिंग होंगी या कंसल्टेशन बाइंडिंग होगी उनके ऊपर? वो एक ग्रे एरिया था, यहां पे कंफ्यूजन थी। और दूसरा कंफ्यूजन ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के कितने जजेस को कंसल्ट करना है और हाई कोर्ट के कितने जजेस को कंसल्ट करना है। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे पास कई सारे केसेस आते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है फर्स्ट जजेस केस 1982। फर्स्ट जजेस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंसल्टेशन का मतलब कॉन्करेंस नहीं होता है एंड इट ओनली इंप्लाइज एक्सचेंज ऑफ व्यूज। मतलब कि कंसल्टेशन का मतलब कॉन्करेंस नहीं है। कहने का मतलब यह है कि कंसल्टेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने अगर कंसल्टेशन किया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ और बाकी जजेस के साथ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका ओपिनियन जो है, उनकी एडवाइस जो है वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगी। तो कॉन्करेंस नहीं है कंसल्टेशन का मतलब। इसका मतलब सिर्फ ये है कि व्यूज एक्सचेंज हो रहे हैं। मतलब प्रेसिडेंट ने एक बंदा अपॉइंट करना है जज, बाकी बातों को भी पूछा जा रहा है, लेकिन वो सिर्फ पूछा जा रहा है। अगर वो कह रहे हैं कि नहीं करो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट नहीं माने, प्रेसिडेंट उनकी बात मान लेंगे। तो यहां पे कंसल्टेशन का मतलब कॉन्करेंस नहीं है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने और बाकी जजेस ने जो ओपिनियन अपना दिया है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। सिंपल सा मतलब ये है। लेकिन सेकंड जज केस के अंदर क्या होता है? सेकंड जज केस आता है 1993 के अंदर, और यहां पे सुप्रीम कोर्ट अपना जो पहले का ओपिनियन था, पहले का जो अपना डिसीजन था, उसको रिवर्स कर देता है। मतलब कि फर्स्ट जजेस केस 1982 के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया था, उसको रिवर्स करके सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कंसल्टेशन का मतलब कॉन्फ्रेंस होता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कंसल्टेशन का मतलब कॉन्करेंस है। मतलब कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो एडवाइस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दी है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर बाइंडिंग है। मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वो माननी ही होगी। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि चीफ जस्टिस का ओपिनियन बाइंडिंग होगा, लेकिन जो चीफ जस्टिस का ओपिनियन होगा वो ओपिनियन जो है उसका सोल ओपिनियन नहीं होगा। वो ओपिनियन जो है वो सीनियर मोस्ट कोलीग्स के साथ जो है कंसल्टेशन करके देगा। मतलब कि चीफ जस्टिस अपनी एडवाइस जो है वो अपने 2 सीनियर मोस्ट कलीग्स के साथ बैठ के देगा। कहने का मतलब ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि पर्सन ए को जो है वो जज बना दो। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सिर्फ अपने से नहीं कहा कि पर्सन ए को जज बना दो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने जो 2 सीनियर मोस्ट कलीग्स थे, मतलब कि जो बाकी सीनियर जज थे ना, सबसे ज्यादा सीनियर जज थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो सबसे ज्यादा सीनियर जज थे चीफ जस्टिस के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर, उनके साथ कंसल्टेशन करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह कहा कि पर्सन ए को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दो। तो यहां पे कहने का मतलब क्या है? चीफ जस्टिस ने जो ओपिनियन दिया है वो खुद से नहीं दिया है। सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने 2 सीनियर मोस्ट कलीग से भी पूछा है, जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज थे 2, उनसे पूछा है, और फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ओपिनियन दिया कि पर्सन ए को जज बना दो। अब ये ओपिनियन जो है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर बाइंडिंग होगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मानना ही होगा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पर्सन ए को ही जज बनाना है सुप्रीम कोर्ट का। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद आता है थर्ड जज केस 1998। यहां पे ये कहा गया कि कंसल्टेशन का मतलब ये नहीं है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओपिनियन है, सिर्फ सोल ओपिनियन है। कंसल्टेशन का मतलब है कि कंसल्टेशन ऑफ प्लूरलिटी ऑफ जजेस। मतलब कि प्लूरलिटी ऑफ जजेस को आपको कंसल्ट करना है। सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपना ओपिनियन नहीं देगा कि पर्सन ए को जज बना दो, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लूरलिटी ऑफ जजेस के साथ कंसल्ट करेगा। यह कहा गया कि सोल ओपिनियन ऑफ सीजीआई डज नॉट मीन्स कंसल्टेशन। सिर्फ चीफ जस्टिस का ओपिनियन जो है
सिर्फ वो कंसल्टेशन नहीं है, ही शुड कंसल्ट कोलेजियम ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसको क्या करना है, एक कोलेजियम ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को क्या करना है, जो है वो कंसल्ट करना है, यहां पे कंसल्टेशन होनी चाहिए। तो उसके बाद जो है वो ओपिनियन दिया जाएगा। अब ये कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये सारे मिलके अपना ओपिनियन देंगे और फिर ये कहेंगे कि पर्सन ए को जज बना दो, तो पर्सन ए को जज बना दिया जाएगा और प्रेसिडेंट को वो बनाना ही पड़ेगा। तो पहले कहा गया था कि 2 सीनियर मोस्ट जजेस को कंसल्ट करना है, सीजीआई को। अब ये कहा गया कि सीजीआई को 4 सीनियर मोस्ट जजेस के कोलेजियम को कंसल्ट करना है, प्लुरैलिटी ऑफ जजेस को कंसल्ट करना है। तो यहां पे जो 4 सीनियर जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनके साथ कंसल्ट करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओपिनियन देंगे कि पर्सन ए को जज बना दो, तो तब जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर्सन ए को जज बना देंगे और उनको बनाना ही होगा। अब ये कहा गया कि इफ 2 जजेस गिव्स एडवर्स ओपिनियन ही शुड नॉट सेंड रिकमेंडेशन टू गवर्नमेंट। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंसल्ट कर रहा है 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस को, लेकिन अगर 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस में से भी अगर 2 जजेस जो हैं वो एडवर्स ओपिनियन दे देते हैं, तो वो रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास नहीं जाएगी या गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगी। कहने का मतलब ये है कि मान लो पर्सन ए है और पर्सन बी है, ये कहा जा रहा है कि इन 2 लोगों को जो है वो जज बनाया जाएगा। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं, इनका ओपिनियन लिया जाएगा, राइट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो कंसल्ट कर रहा है 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस को कि बताओ पर्सन ए को जज बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, पर्सन ए को जज बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहता है कि हाँ बनाना चाहिए, 2 बाकी सीनियर मोस्ट जजेस भी कहते हैं कि बनाना चाहिए, लेकिन 2 बचे हुए जजेस कहते हैं कि नहीं बनाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि मान लो पर्सन ए को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 4 बाकी लोगों को पूछा कि बताओ क्या हमें इसे जज बनाना चाहिए। 2 लोगों ने कहा कि बनाना चाहिए, 2 लोगों ने कहा नहीं बनाना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी चाहता था कि बनाना चाहिए, लेकिन 2 लोगों ने कहा है कि नहीं बनाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एडवाइस है ये प्रेसिडेंट के पास नहीं जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये वाली एडवाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को नहीं देगा, मतलब ये ओपिनियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को नहीं देगा, क्योंकि 2 जजेस इसमें सहमत नहीं है, राइट। तो यूनानिमसली फैसला होना चाहिए, मतलब सारे जजेस को सहमत होना होगा कि पर्सन ए को हमें जज बनाना है। उसके बाद जो है वो ओपिनियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा। तो मान लो अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भेज भी देता है अपना ओपिनियन, मतलब कि 2 लोगों ने कहा कि पर्सन ए को जज नहीं बनाना चाहिए, लेकिन फिर भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपना ओपिनियन भेज देता है गवर्नमेंट को या प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट या गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट नहीं भी कर सकते हैं। वो बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर या प्रेसिडेंट के ऊपर। बाइंडिंग वो तभी होगा जब ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस हैं, इनका यूनानिमस डिसीजन अगर है, इन सभी ने कहा है कि पर्सन ए को जज बना दो। अगर 2 लोगों ने कहा है नहीं बना दो, तो प्रेसिडेंट के ऊपर वो बाइंडिंग नहीं होगा ओपिनियन। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। मतलब कि 3rd जज केस के अंदर 1998 के अंदर, मतलब 3rd जज केस के अंदर ये कहा गया कि कंसल्टेशन का मतलब ये है कि आपको प्लुरैलिटी ऑफ जजेस के साथ कंसल्टेशन करनी है। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपना ओपिनियन देते वक्त कि किसको जज बनाना है, 4 बाकी सीनियर मोस्ट जजेस को भी पूछेंगे। अब ये जो ओपिनियन भेजा जाएगा ये प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगा, लेकिन कंसल्टेशन करते वक्त 4 सीनियर मोस्ट जजेस में से अगर 2 जजेस एडवर्स ओपिनियन दे देते हैं, तो वो रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगी। प्रेसिडेंट उस वक्त जो है उस इंसान को जज नहीं भी बना सकते हैं, क्योंकि 2 लोगों ने एडवर्स ओपिनियन दिया है। अदरवाइज अगर सारों ने यूनानिमसली डिसीजन दिया है, तो प्रेसिडेंट को उस बंदे को जज बनाना ही पड़ेगा। अब होता क्या है, 2015 में गवर्नमेंट नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लेके आती है, या फिर 1990 या फिर हम कह सकते हैं कि 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 लाया जाता है। और इसके बाद इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या किया जाता है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन क्या करता है, कोलेजियम सिस्टम को रिप्लेस कर देता है।
मतलब कि ये जो कोलेजियम सिस्टम था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस, इसको रिप्लेस कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि अब एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट करेगा जजेस की, मतलब कि अब सरकार अपॉइंट करेगी जजेस को। तो इसको जो है 4th जज केस 2015, इस केस के अंदर जो है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को भी, और 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 को भी इसको नल एंड वॉइड कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को खत्म करता है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि कंसल्टेशन का मतलब क्या है। अभी हमारे पास यही वाला कोलेजियम सिस्टम चल रहा है। अगर अभी सुप्रीम कोर्ट का जज किसी को अपॉइंट करना है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसी बंदे को अपॉइंट करेंगे जिस बंदे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ने रिकमेंड किया है। सिंपल एज दैट। मतलब कि आज अगर सुप्रीम कोर्ट का जज कोई अपॉइंट करना है तो उसको प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट करेंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस को कंसल्ट करके इनको पूछना पड़ेगा। तो पहले जज केस के अंदर ये कहा गया कि कंसल्टेशन का मतलब कॉन्फ्रेंस नहीं होता है, मतलब कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी जजेस के साथ कंसल्ट करेगा, लेकिन उनका ओपिनियन उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं है। सेकंड जज केस के अंदर ये कहा गया कि ओपिनियन बाइंडिंग है, कंसल्टेशन का मतलब कॉन्करेंस है। और सेकंड जज केस के अंदर ये कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अपना ओपिनियन देंगे वो प्रेसिडेंट के ऊपर फाइनल एंड बाइंडिंग होगा, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपना ओपिनियन देते वक्त 2 अदर सीनियर मोस्ट जजेस को भी पूछेंगे। उसके बाद थर्ड जज केस के अंदर ये कहा गया कि कंसल्टेशन का मतलब है प्लूरलिटी ऑफ जजेस, मतलब कि प्लूरलिटी ऑफ जजेस मतलब कई सारे जजेस को पूछा जाएगा। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस इनको पूछा जाएगा, इनके साथ कंसल्टेशन होगी और फिर जो ओपिनियन दिया जाएगा वो प्रेसिडेंट के ऊपर फाइनल एंड बाइंडिंग होगा। अगर 2 लोग भी एडवर्स ओपिनियन देते हैं तो वो ओपिनियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर फाइनल एंड बाइंडिंग नहीं होगा। और अगर ये प्रोसेस फॉलो नहीं किया जाता है तो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है कि वो उस बंदे को चीफ जस्टिस बनाए। मतलब कि अगर ये प्रोसेस फॉलो नहीं किया जाता है, अगर एक कोलेजियम सिस्टम का प्रोसेस फॉलो नहीं किया जाता है, अगर चीफ जस्टिस अपने आप से ही खुद ही कह देता है कि पर्सन ए को बना दो जज, बाकी जजेस को पूछा नहीं जाता है, तो प्रेसिडेंट उसको जज नहीं बनाएंगे, प्रेसिडेंट के ऊपर वो ओपिनियन जो है वो बाइंडिंग नहीं है। तो ये इसका मतलब हुआ। उसके बाद फिर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आता है 2015 का। सरकार ये सोचती है कि जुडिशरी ज़्यादा ही पावरफुल हो गई है, तो सरकार ये चाह रही थी कि हम जुडिशरी की अपॉइंटमेंट्स करें या फिर हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट करें और हम अपने फेवरेट जजेस को, अपने पपिट जजेस को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बिठा देंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 4th जज केस 2015 के अंदर इस नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस को खत्म करता था। क्योंकि अगर सरकार अपॉइंटमेंट करेगी जजेस की तो जजेस सरकार के लिए काम करेंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद आइए देखते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है। हमने ये देख लिया कि जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है। तो जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए जो 3rd जज केस है उसके अंदर ये कहा गया है कि कोलेजियम सिस्टम के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट की जाएगी प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस को जो है पूछना पड़ेगा और उनकी जो कंसल्टेशन है, उनका ओपिनियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर बाइंडिंग होगा। मगर अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कैसे अपॉइंट किया जाएगा, तो हम देखते हैं कि 1950 से लेकर 1973 तक एक कन्वेंशन चल रहा था कि जो सीनियर मोस्ट जज होता था ना उसको ही जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जाता था, राइट। जो सीनियर मोस्ट जज होता था उसी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जाता था। मतलब कि 1950 से लेकर 1973 तक एक कन्वेंशन सा बन गया था, एक रिवाज सा बन गया था कि जो सबसे सीनियर जज होगा सुप्रीम कोर्ट का वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। मतलब कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था लेकिन सबसे सीनियर जज को अपॉइंट किया जाता था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन ये जो रिवाज था, ये जो कन्वेंशन थी, ये वायलेट हो जाती है 1973 में। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियरली नहीं लिखा गया था कि कौन जज होना चाहिए, कौन चीफ जस्टिस होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये ग्रे एरिया था, क्लियरली मेंशन नहीं किया गया था कि कौन होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन 1973 क्या हुआ कि 1950 से लेकर 1973 तक एक रिवाज चल रहा था कि सबसे सीनियर जो जज होगा सुप्रीम कोर्ट का उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन 1973 में ये रिवाज खत्म हो जाता है, इसको वायलेट कर दिया जाता है और एएन रे को जो है वो अपॉइंट कर दिया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बाय सुपरसीडिंग 3 सीनियर मोस्ट जजेस। तो उस वक्त के जो 3 सबसे सीनियर जज थे ना उनको सुपरसीड करके एएन रे को जो है वो उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। मतलब कि उस वक्त क्या किया गया, 1973 में सबसे सीनियर मोस्ट जज को क्या बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनाया गया, बल्कि सबसे ऊपर जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस थे उनको भी उनमें से भी किसी को चीफ जस्टिस नहीं बनाया,
बल्कि चौथे नंबर पे जो सीनियर था उसको बना दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब ये जो ए एन रे साहब थे, ये बड़े खास थे सरकार के, तो इसलिए इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो ये वायलेशन हो गई, कन्वेंशन को वायलेट कर दिया गया कि सरकार का ए एन रे जो है वो खास था, इसलिए उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया। और उस वक्त जो सीनियर जजेस थे, जो 3 सीनियर मोस्ट जजेस थे, उनको सुपरसीड कर दिया गया। उनको जो है ना बनाते हुए बल्कि चौथे नंबर पे जो सीनियर था जज, उसको बना दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फिर 1977 में दोबारा से यही होता है, दोबारा जो है वो एमयू बेग को जो है वो अपॉइंट कर दिया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उस वक्त के जो सीनियर मोस्ट जज थे उनको सुपरसीड कर दिया जाता है। राजीव खन्ना जो अभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनके फादर हुआ करते थे, उनको सुपरसीड कर दिया था उस वक्त। उनको बनना था लेकिन किसी और को बना दिया, दूसरे नंबर वाले को बना दिया। तो 1977 में भी ऐसा ही हुआ, एमयू बेग को बना दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन जो उस वक्त के सीनियर मोस्ट जज थे उनको नहीं बनाया गया, बल्कि दूसरे नंबर पर जो सीनियर मोस्ट जज थे एमयू बेग, उनको जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया। अब ये एक खतरा सा था इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए कि सरकार अपने जो खास लोग हैं उनको बना रही है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सरकार के लिए काम करते हैं। तो सेकंड जज केस हुआ जो 1993 का, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सिर्फ और सिर्फ सीनियर मोस्ट जज को ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जा सकता है। मतलब कि आज के बाद सरकार उसी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाएगी जो सबसे सीनियर होगा। तो अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे सीनियर जज को ही, सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज को ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना सकते हैं। तो ये कहानी है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कैसे अपॉइंट किया जाता है। तो जो सबसे सीनियर जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है। पहले हमारे जो है वो डी वाई चंद्रचूड़ बने थे, वो सबसे सीनियर थे। जैसे ही वो रिटायर हुए तो फिर उसके बाद उनके बाद जो सीनियर थे राजीव खन्ना, उनको बनाया गया। तो ये एक कन्वेंशन थी, इस्टेब्लिश हुई, लेकिन इसको 1973 में ब्रेक कर दिया जाता है, 1977 में ब्रेक कर दिया जाता है। लेकिन सेकंड जज केस में इट वाज क्लियर दैट ओनली द मोस्ट सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अलोन कैन बी अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद हम देखते हैं कि क्वालिफिकेशन को क्या होती है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आप हिंदुस्तान के नागरिक होने चाहिए, यू शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकेंडली he should have been a judge of a high court for 5 years। 5 साल के लिए वो हाई कोर्ट का जज रह चुका होना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाएगा, पहले वो हिंदुस्तान का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वो 5 साल के लिए हाई कोर्ट का जज रह चुका होना चाहिए। और तीसरा, he should have been an advocate of high court for 10 years। 10 साल के लिए जो है वो हाई कोर्ट का एडवोकेट रह चुका होना चाहिए। और उसी के साथ he should be distinguished jurist in the opinion of president। प्रेसिडेंट के ओपिनियन में वो एक डिस्टिंग्विश्ड यूरिस्ट होना चाहिए, मतलब कि लीगल एक्सपर्ट होना चाहिए, उसको लॉ की अच्छी खासी उसको नॉलेज है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए आप सबसे पहले भारत के नागरिक होने चाहिए। आप 5 साल के लिए जो है वो हाई कोर्ट के जज रह चुके होने चाहिए। आप 10 साल के लिए हाई कोर्ट के वकील रह चुके होने चाहिए। और उसी के साथ साथ आप प्रेसिडेंट की नज़रों में एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होने चाहिए, मतलब आप लीगल एक्सपर्ट होने चाहिए जिसको लॉ की अच्छी खासी नॉलेज है, उसके कॉन्स्टिट्यूशन की अच्छी खासी नॉलेज है। उसके बाद टेन्योर, कितने साल के लिए जज बनते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो होल्ड ऑफिस टिल 65 ईयर्स एज मतलब कि 65 साल की उम्र तक आप जो है वो किसके, सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हो। मतलब 65 साल तक जो है आप सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हो। जब आपकी 65 साल उम्र हो जाती है उसके बाद आप रिटायर कर जाते हो। यहां से हमें यह देखने को मिलता है कि कोई मिनिमम एज, कोई मिनिमम एज यहां पे एस्टैब्लिश नहीं की गई है या प्रिस्क्राइब नहीं की गई है। तो मिनिमम एज नहीं है, लेकिन आप मैक्सिमम 65 ईयर्स की एज तक ही सुप्रीम कोर्ट के जज रह सकते हो। तो मान लो कि मुझे जो है वो 40 साल की उम्र में सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया। मैं कब तक सुप्रीम कोर्ट का जज रहूंगा, जब तक मैं 65 साल का नहीं हो जाता। 65 साल की उम्र मेरी जब हो जाएगी उसके बाद मैं रिटायर कर जाऊंगा। उसके बाद ही कैन रिजाइन बाय राइटिंग टू प्रेसिडेंट, वो रिजाइन भी कर सकता है प्रेसिडेंट को राइटिंग में देके, और उसको हटाया भी जा सकता है उसके ऑफिस से। कैसे हटाया जा सकता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्वालिफिकेशन क्या होती है सुप्रीम कोर्ट के जज की, टेन्योर क्या होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कैसे अपॉइंट किया जाता है, और उसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कैसे अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद आइए हम डिस्कस करते हैं सिलेक्शन ऑफ जजेस टू हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट के जजेस को किस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है, हाई कोर्ट के जजेस को किस तरीके से अपॉइंट किया जाता है, वो हम डिस्कस करेंगे। हमने ये डिस्कस कर लिया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कैसे अपॉइंट किया जाता है। नाउ इट्स द टर्न कि हम हाई कोर्ट के जजेस का सिलेक्शन या फिर अपॉइंटमेंट डिस्कस करें। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जितने भी हाई कोर्ट्स हैं हिंदुस्तान के अंदर, उन हाई कोर्ट्स के अंदर एक चीफ जस्टिस होता है
और बाकी कुछ जजेस होते हैं, अदर जजेस भी होते हैं। कितने होते हैं ये प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है। अगर किसी कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर ज़्यादा केस लोड है, जहाँ वहाँ पे ज़्यादा जजेस होंगे, अगर वहाँ पे लोड कम है तो कम जजेस होंगे। सो प्रेसिडेंट विल डिटरमाइन फ्रॉम टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द वर्क लोड ऑफ द हाई कोर्ट कि कितने जजेस वहाँ पे होने चाहिए। तो आपको ये याद रखना है कि हर एक हाई कोर्ट के अंदर एक चीफ जस्टिस होता है और बाकी कुछ जजेस होते हैं। कितने होते हैं प्रेसिडेंट तय करेगा। एक चीफ जस्टिस होता है। अब इस चीफ जस्टिस को आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंफ्यूज मत करना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन चीफ जस्टिस जो है वो हाई कोर्ट का होता है। तो चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट का है उसको हम सीजेआई करके नहीं लिखेंगे। सीजेआई का मतलब है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट का होता है, राइट। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे मैं सीजेआई का यूज करूंगा। तो सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस होता है। तो कंपोजिशन मैंने आपको बता दिया, सारे हाई कोर्ट्स का जो है वो एक चीफ जस्टिस होगा और बाकी कुछ जजेस होंगे। कैसे अपॉइंट किया जाएगा उनको, तो सबसे पहले जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स को। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस एंड गवर्नर ऑफ स्टेट कंसर्न्ड। अब क्या होगा, देखो जजेस जो है हाई कोर्ट के वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। चीफ जस्टिस जो है हाई कोर्ट का वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, लेकिन प्रेसिडेंट को उसको अपॉइंट करने से पहले कंसल्टेशन करना पड़ता है हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस के साथ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ, मतलब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ, और जिस स्टेट का हाई कोर्ट है उस स्टेट के गवर्नर के साथ भी कंसल्ट करना है। सिंपल कहने का मतलब यह है कि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कैसे अपॉइंट किया जाएगा, उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। कैसे अपॉइंट करेगा, पहले वो कंसल्टेशन करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ, और उसी के साथ साथ जिस स्टेट का हाई कोर्ट है उस स्टेट के गवर्नर के साथ भी कंसल्टेशन की जाएगी। तो चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जिस स्टेट के अंदर चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया जा रहा है, जिस स्टेट के हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया जा रहा है, वहां के गवर्नर, इन दो लोगों के साथ कंसल्टेशन किया जाएगा। अब यहां पे कंसल्टेशन का मतलब क्या है, यहां पे कंफ्यूजन है, वो आगे दूर होगी। कंसल्टेशन का मतलब क्या कंसल्टेशन बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर? क्या कंसल्टेशन का मतलब कॉन्करेंस होगा? क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो गवर्नर है उस स्टेट का कंसर्न, जो इनकी एडवाइस होगी, क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर बाइंडिंग होगी? ये हम आगे क्लियर करेंगे ये कंफ्यूजन। फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट इज आल्सो कंसिडर। बाकी जजेस जो अपॉइंट किए जाते हैं, मैंने आपको बताया ना कि जजेस ऑफ हाई कोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन उन जजेस को अपॉइंट करते वक्त भी जो उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा उससे भी एडवाइस लेनी होगी, उससे भी कंसल्टेशन करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अदर जजेस को अपॉइंट करते वक्त प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस की एडवाइस लेगा, चीफ जस्टिस के साथ कंसल्टेशन करेगा। अब कंसल्टेशन का मतलब क्या है, क्या कंसल्टेशन का मतलब कॉन्फ्रेंस है, क्या एडवाइस बाइंडिंग होगी, वो आगे क्लियर होगा। सबसे पहले हमारे पास आता है सेकंड जज केस 1993। इसके अंदर ये कहा गया, नो अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज ऑफ हाई कोर्ट इज मेड अनलेस इट इज इन कंफॉर्मिटी विद द ओपिनियन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये कहा गया कि कोई भी अपॉइंटमेंट अगर हाई कोर्ट के जज की जा रही है, वो तब तक नहीं की जाएगी जब तक वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ओपिनियन के साथ कंफॉर्मिटी नहीं रखती है। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसका ओपिनियन जो है वो यहां पे लेना है और वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर बाइंडिंग है। मान लो क्या होता है, हाई कोर्ट के अंदर एक जज को अपॉइंट किया जाता है, राइट। हाई कोर्ट के अंदर एक जज को अपॉइंट किया जा रहा है, वहां पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओपिनियन भी लेना होगा, उसको भी कंसल्ट करना पड़ेगा। अगर प्रेसिडेंट पर्सन ए को जो है वो हाई कोर्ट ऑफ इंडिया का जज, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर्सन ए को एक स्टेट के हाई कोर्ट का जज अपॉइंट कर रहे हैं, मान लो जम्मू एंड कश्मीर के हाई कोर्ट में पर्सन ए को जो है वो अपॉइंट किया जा रहा है एज अ जज, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं, लेकिन वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ओपिनियन के साथ कंफर्मिटी रखना चाहिए। मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी सहमत होने चाहिए। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहमत नहीं है तो पर्सन ए को अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। तो कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं की जा सकती है बिना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पूछे हुए और उनकी सलाह लिए हुए, और उनकी सलाह जो है अगर वो कहते हैं कि बंदे ए पर्सन को अपॉइंट नहीं करना चाहिए जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट का जज, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं करेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि सेकंड जज केस 1993 के अंदर ये कहा गया कि हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करते वक्त
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओपिनियन लेना होगा और वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर बाइंडिंग होगा। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी राम नाम के व्यक्ति को जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट का जज अपॉइंट कर रहे हैं, लेकिन अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसके साथ सहमत नहीं है, उनकी कंफॉर्मिटी नहीं है उसके साथ, तो राम नाम के व्यक्ति को जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट का जज अपॉइंट नहीं किया जाएगा। उसके बाद थर्ड जज केस आता है 1998 का। इस थर्ड जज केस ऑफ 1998 के अंदर कहा जाता है, इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड कंसल्ट ए कोलेजियम ऑफ 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब ये कहा जाता है कि हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करते वक्त जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनका ओपिनियन सोल ओपिनियन नहीं होगा, वो 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके कोलेजियम को कंसल्ट करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पे भी कोलेजियम का सिस्टम आ गया। मतलब कि अब अगर हाई कोर्ट का कोई जज अपॉइंट करना है, उस जज को अपॉइंट करते वक्त प्रेसिडेंट को कंसल्टेशन करनी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ और 2 सीनियर मोस्ट जजेस के साथ, जो सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं। और उसके बाद जो ओपिनियन जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, वो फाइनल एंड बाइंडिंग होगा, वो जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर बाइंडिंग होगा। तो यहां पे भी कोलेजियम सिस्टम आ गया। लेकिन हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करने का जो कोलेजियम है उसके अंदर 3 ही लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने का जो कोलेजियम है उसके अंदर 5 लोग हैं। हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने के लिए एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर मोस्ट जजेस का कोलेजियम जो होगा, इनकी जो ओपिनियन होगा वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगा। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस को अपॉइंट करते वक्त एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस, उनका जो रिकमेंडेशन होगा वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर बाइंडिंग होगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। उसके बाद अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं कि हाई कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, वो हिंदुस्तान का नागरिक होना चाहिए, ये तो अनिवार्य है। उसी के साथ साथ उसको मतलब उसने कोई जुडिशियल ऑफिस होल्ड किया है हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान की टेरिटरी के अंदर 10 साल के लिए। मतलब कि या तो कोई वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज था, या फिर वो कोई सबॉर्डिनेट का जज था, या फिर कोई जुडिशियल ऑफिसर था, वो हिंदुस्तान के अंदर 10 साल के लिए हिंदुस्तान की टेरिटरी के अंदर, या फिर वो 10 साल के लिए हाई कोर्ट का वकील रह चुका है, एडवोकेट रह चुका है, या फिर मतलब कि या तो उसको 10 साल के लिए वो जुडिशियल ऑफिसर रह चुका है हिंदुस्तान के अंदर या फिर वो 10 साल के लिए हाई कोर्ट का वकील रह चुका है। दोनों चीजें कंपलसरी नहीं है। मतलब ये नहीं है कि उसको 10 साल तक जो है वो हिंदुस्तान के अंदर हाई कोर्ट, उसको 10 साल के लिए जो है हिंदुस्तान के अंदर जुडिशियल ऑफिसर भी वो रहना चाहिए, और उसी के साथ साथ वो 10 साल जो है वो हाई कोर्ट का वकील भी रहना चाहिए। दोनों कंपलसरी नहीं है, इनमें से एक। और वैसा ही सुप्रीम कोर्ट के केस में भी था। सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताई थी ना, उसमें मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बन सकता है, वो हिंदुस्तान का नागरिक होना चाहिए, 5 साल के लिए वो किसी हाई कोर्ट का जज रह चुका है, या फिर 10 साल के लिए वो किसी हाई कोर्ट का वकील रह चुका है, या फिर वो प्रेसिडेंट की नजर में जो है वो एमिनेंट जुरिस्ट है, मतलब कि वो एक लीगल एक्सपर्ट है। तो उसमें तीनों चीजें कंपलसरी नहीं है। मतलब कि उसमें ये नहीं है कि वो 5 साल के लिए हाई कोर्ट का जज भी रहना चाहिए, 10 साल के लिए वो हाई कोर्ट का वकील भी रहना चाहिए, और प्रेसिडेंट की नजर में वो एमिनेंट जुरिस्ट भी होना चाहिए। नहीं, जब वो 5 साल के लिए हाई कोर्ट का जज रह चुका है, या फिर वो 10 साल के लिए हाई कोर्ट का जज रह चुका, 10 साल के लिए हाई कोर्ट का वकील रह चुका है, या फिर वो प्रेसिडेंट की नजर में जो है वो एमिनेंट जुरिस्ट है। तो मान लो कि कोई भी इंसान ऐसा है जो प्रेसिडेंट की नजर में एमिनेंट जुरिस्ट है, लीगल एक्सपर्ट है, लेकिन वो ना ही 5 साल के लिए हाई कोर्ट का जज रहा है, ना ही वो 10 साल के लिए हाई कोर्ट का वकील रहा है, लेकिन वो हिंदुस्तान का नागरिक भी है, तो उसको भी अपॉइंट किया जा सकता है। हिंदुस्तान का नागरिक होना जरूरी है, और बाकी जो 3 कंडीशंस हैं उसमें से एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, या 5 साल के लिए हाई कोर्ट का वकील, जब 5 साल के लिए हाई कोर्ट का जज, जब 10 साल के लिए हाई कोर्ट का वकील, या फिर एमिनेंट जुरिस्ट, इनमें से एक। इसी तरीके से हाई कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन क्या है, हिंदुस्तान का नागरिक तो होना ही चाहिए, और उसमें 10 साल के लिए या जुडिशियल ऑफिसर होना चाहिए, हिंदुस्तान की टेरिटरी के अंदर रह चुका होना चाहिए, या फिर 10 साल के लिए वो वकील रह चुका होना चाहिए हिंदुस्तान के किसी हाई कोर्ट के अंदर। आई होप इट इज क्लियर कि किस तरीके से अपॉइंटमेंट होती है जजेस की। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये कहा गया था कि हाई कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते वक्त जो है वो कंसर्न्ड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी कंसल्ट किया जाएगा। लेकिन ये सिस्टम फिर अलग अलग केसेस के अंदर इसको जो है इंटरवेट किया गया, और सेकंड जज केस के अंदर ये कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंफॉर्मिटी लेना जरूरी है। अगर पर्सन ए को हाई कोर्ट का जज अपॉइंट किया जा रहा है, और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसके साथ सहमत नहीं है, तो उसको अपॉइंट नहीं किया जाएगा। और उसके बाद थर्ड जज केस के अंदर ये कहा गया कि
हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करते वक्त जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके साथ कंसल्टेशन करना है और उनका ओपिनियन फाइनल एंड बाइंडिंग होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंदर। ये आपको समझ आ गया होगा मुझे उम्मीद है। उसके बाद आइए हम डिस्कस करते हैं टेन्योर ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स, मतलब हाई कोर्ट्स के जजेस का टेन्योर कितना होता है। तो सबसे पहले वो 62 साल की उम्र तक अपना ऑफिस होल्ड करते हैं, मतलब 62 ईयर्स ऑफ एज में वो रिटायर हो जाते हैं। अगर कोई हाई कोर्ट का 35 साल का जज अपॉइंट किया गया था, मतलब 35 साल की उम्र में उसको अपॉइंट कर दिया गया था, जब उसकी 62 ईयर्स ऑफ एज हो जाएगा तो उसको रिटायर कर दिया जाएगा, वो रिटायर हो जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 65 ईयर्स है, हाई कोर्ट में 62 ईयर्स है। कैन रिजाइन बाय राइटिंग टू प्रेसिडेंट, वो अपनी रिटायरमेंट से पहले भी रिजाइन कर सकता है प्रेसिडेंट को राइटिंग में देके। उसको रिमूव भी किया जा सकता है, उसके ऑफिस से हटाया भी जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और वैकेट्स हिज ऑफिस व्हेन अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और ट्रांसफर टू अनदर कोर्ट, हाई कोर्ट। वो अपना ऑफिस वैकेट कर देता है, अगर उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाता है तो वो हाई कोर्ट का उसको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर उसको दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है तो उसको पहले वाले हाई कोर्ट का अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। अब ट्रांसफर कैसे होती है हाई कोर्ट के जजेस की, तो प्रेसिडेंट कैन ट्रांसफर जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर आफ्टर कंसल्टेशन विद सीजीआई, मतलब कि एक हाई कोर्ट में से जज को दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है। मतलब मान लो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट से हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में, या फिर हम कह सकते हैं हरियाणा के हाई कोर्ट में, या फिर उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में जो है वो जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन कैसे किया जा सकता है, प्रेसिडेंट ट्रांसफर करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ट्रांसफर करेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करके, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करना पड़ेगा। अब कंसल्टेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे दोबारा ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया था कि कंसल्ट करना है सीजीआई को, लेकिन फिर से ग्रे एरिया है, यहाँ पे एम्बिग्यूटी है। क्या कंसल्टेशन का मीन्स कॉन्करेंस है, क्या कंसल्टेशन बाइंडिंग होगी, तो यहाँ पे वो आगे क्लियर होगा। लेकिन एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जज को ट्रांसफर किया जा सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कंसल्ट करने के बाद। उसके बाद 1977 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ट्रांसफर सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट में होनी चाहिए और पुनिशमेंट के नजरिए से जो है वो ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए जज की। मतलब कि जज की ट्रांसफर जो होती है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, वो रीजनेबल होनी चाहिए, वो पब्लिक इंटरेस्ट में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक हाई कोर्ट से जो है दूसरे हाई कोर्ट में जज को ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको पुनिशमेंट कर रहे हैं, मतलब उसको सजा देने के चक्कर में तुम उसकी ट्रांसफर करवा रहे हो। उसके बाद 1994 में ये कहा गया जुडिशियल रिव्यू कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ जज बट ओनली द ट्रांसफर जज कैन चैलेंज इट। ये कहा गया कि जो जज की ट्रांसफर हो रही है उसमें जुडिशियल रिव्यू यूज किया जा सकता है कि उसको चेक किया जाए कि क्या वो रीजनेबल थी या फिर आर्बिट्रेरीनेस के तरीके से उसको के तरीके से उसको जो है वो ट्रांसफर किया गया है या फिर सरकार उसको पुनिशमेंट देने के तरीके से जो है ट्रांसफर कर रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट वहां पे जुडिशियल रिव्यू यूज कर सकता है। जुडिशियल रिव्यू मतलब उसको रिव्यू कर सकता है दोबारा कि क्या जो ट्रांसफर हुई है जज की वो रीजनेबल है या फिर इसलिए हुई है कि सरकार उसको जो है वो पुनिश कर रही है। लेकिन जिस जज को ट्रांसफर किया गया हो वही उसको चैलेंज कर सकता है कि उसकी जो ट्रांसफर थी वो रीजनेबल नहीं थी। उसके बाद थर्ड जज केस आता है 1998 का। इस केस में ये कहा गया कि ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड कंसल्ट कॉलेजियम ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स एंड चीफ जस्टिस ऑफ 2 हाई कोर्ट्स। ये कहा गया कि जजेस को ट्रांसफर करते वक्त, हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफर करते वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो ओपिनियन होगा वो सोल ओपिनियन नहीं होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो अपने 4 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के उनको कंसल्ट करेंगे और साथ ही साथ दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को भी जो है कंसल्ट करना है। मतलब कि फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से जो है वो जज को ट्रांसफर किया जा रहा है, यहाँ का चीफ जस्टिस सेंडिंग, यहाँ से मतलब जहाँ से जिस हाई कोर्ट से भेजा जा रहा है, मान लो J&K हाई कोर्ट, सेंडिंग चीफ जस्टिस को भी कंसल्ट करना है और जिस हाई कोर्ट में भेजा जा रहा है, मान लो उत्तर प्रदेश में उसकी ट्रांसफर हो रही है हाई कोर्ट में, तो वहां का चीफ जस्टिस, यूपी का चीफ जस्टिस, यूपी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस भी कंसल्ट करना है। थर्ड जज केस में सिर्फ इतना सा कहा 1998 में, क्योंकि 1994 में ये कहा गया था कि जो मतलब कि थर्ड जज केस में ये कहा गया 1998 में कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे उनका ओपिनियन सिर्फ उनका ओपिनियन नहीं होगा, सोल ओपिनियन नहीं होगा। मतलब कि अगर एक हाई कोर्ट से, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में एक जज को ट्रांसफर किया जा रहा है, प्रेसिडेंट ट्रांसफर करेंगे, लेकिन ओपिनियन किसका लेंगे? चीफ जस्टिस का। लेकिन चीफ जस्टिस का ओपिनियन सिर्फ चीफ जस्टिस का ओपिनियन नहीं होगा, चीफ जस्टिस का ओपिनियन जो है वो बाकी 4 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके कोलेजियम को भी कंसल्ट करना पड़ेगा। तो सारे वो जो 5 के 5 लोग हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस, उनको कंसल्ट करना है, एक वो हो गया। दूसरा,
दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस, मतलब जहां से जज को ट्रांसफर किया जा रहा है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, और जहां पे जज को रिसीव किया जा रहा है जिस हाई कोर्ट में भेजा जा रहा है मतलब कि उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट, इन दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को भी कंसल्ट करना है, उसके बाद ही ट्रांसफर होगा हाई कोर्ट के जज का। तो हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफर कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट कर सकता है। ओपिनियन किसका होगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस, और साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ सेंडिंग हाई कोर्ट एंड रिसीविंग हाई कोर्ट, जिस हाई कोर्ट से ट्रांसफर की जा रही है और जिस हाई कोर्ट में ट्रांसफर की जा रही है, राइट, यहां से की जा रही है और जिस हाई कोर्ट में ट्रांसफर उसकी जहां पे उसको अपॉइंट किया जा रहा है वहां उनके जो चीफ जस्टिस हैं उनको भी कंसल्ट करना पड़ेगा। तो ये है, इस तरीके से ट्रांसफर होती है हाई कोर्ट के जजेस की। अब इसके बाद हम समझेंगे हमारा जो फाइनल टॉपिक है कि किस तरीके से रिमूव किया जाता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, और ये आखिरी पार्ट है इस वीडियो का कि जजेस को कैसे रिमूव किया जाता है, जजेस को हटाया कैसे जाता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कैसे हटाया जाता है, वो हम डिस्कस करेंगे। ये डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को एक ही तरीके से हटाया जाता है, इन सेम मैनर, एक ही मैनर में दोनों को हटाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी और हाई कोर्ट के जजेस को भी। इसलिए मैं अलग अलग करके डिस्कस नहीं करूंगा, दोनों को इकट्ठा ही डिस्कस कर दूंगा। तो दोनों को एक ही तरीके से हटाया जाता है, बिल्कुल सिमिलर प्रोसीजर है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाने का। देखो, प्रेसिडेंट हटाते हैं जजेस को जब पार्लियामेंट उनको एक एड्रेस प्रेजेंट करता है, मतलब कि जजेस को हटाने का काम कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करते हैं। प्रेसिडेंट एक ऑर्डर पास करते हैं और उसके बाद जजेस को हटा दिया जाता है। लेकिन प्रेसिडेंट उस ऑर्डर को तभी पास करते हैं जब पार्लियामेंट ने उनको एक एड्रेस प्रेजेंट किया हो। वो एड्रेस क्या होता है वो हम आगे समझेंगे। और प्रेसिडेंट को जो एड्रेस दिया जाता है इसका मतलब क्या है ये आपको आगे पता चलेगा। तो पहली लाइन का आपको पता नहीं चल रहा होगा, मतलब प्रेसिडेंट हटाते हैं, उनको पार्लियामेंट एक एड्रेस देता है, तो उसका मतलब क्या हुआ ये आगे आपको पता चलेगा। देखो, किन ग्राउंड्स के ऊपर, सबसे पहले आपको ये समझना है कि किन ग्राउंड्स के ऊपर जज को हटाया जाता है, मतलब जज को किन ग्राउंड्स के ऊपर हटाया जाता है, क्या एलिगेशंस होते हैं उसके ऊपर। तो जज को हटाने के 2 ग्राउंड्स हैं। जब मैं जज की बात कर रहा हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के जज की बात कर रहा हूं। तो उनको हटाने के ग्राउंड्स जो होते हैं वो 2 ग्राउंड्स होते हैं। पहला प्रूवन मिसबिहेवियर और दूसरा इनकैपेसिटी। ये जो प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं किया गया है कि इसका मतलब है क्या एक्चुअली। मतलब ये मेंशन किया गया है कि प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के ग्राउंड्स के ऊपर जजेस को हटाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को। लेकिन प्रूवन मिसबिहेवियर का मतलब और इनकैपेसिटी का मतलब होता क्या है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी हम ये समझते हैं कि प्रूवन मिसबिहेवियर का मतलब ये है कि जब जज कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है, और इनकैपेसिटी का मतलब ये है कि जब जज मेंटली इल हो गया है या फिर उसकी हेल्थ वैसी अच्छी नहीं है, दिमाग का वो पैदल हो गया है, मेंटल हो गया है, तो फिर वो काम नहीं कर पाएगा, तो वो भी एक ग्राउंड होता है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को क्यों हटाया जाता है, किन ग्राउंड्स के ऊपर हटाया जाता है? तो उनको हटाया जाता है प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के ग्राउंड के ऊपर। प्रूवन मिसबिहेवियर मींस इफ यू हैव वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड व्हाट डू यू मीन बाय इनकैपेसिटी? इफ यू आर मेंटली इल। अब आप मेंटली साउंड नहीं रहे हैं, आप दिमाग के मेंटल हो गए हैं। हमारे पास एक जजेस इंक्वायरी एक्ट आता है 1968 का। इसके अंदर जो है वो कंप्लीट प्रोसीजर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाने का, मतलब कि इट रेगुलेट्स द प्रोसीजर टू द रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। तो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 जो है वो रेगुलेट करता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाया कैसे जाएगा। आइए अब डिस्कस करते हैं कि प्रोसेस क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज होता है उसको 2 ग्राउंड्स के ऊपर हटाया जाता है, एक प्रूवन मिसबिहेवियर, एक इनकैपेसिटी। प्रूवन मिसबिहेवियर कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है, इनकैपेसिटी वो मेंटली साउंड नहीं है। ये ग्राउंड्स आगे। अब उसका प्रोसेस क्या होगा ये जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंदर दिया गया है। मतलब कि जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को कैसे हटाया जाएगा उसके बारे में बात करता है। प्रोसेस क्या है वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, एक रिमूवल मोशन जो है वो लाया जाता है। एक रिमूवल मोशन लाया जाता है, मतलब एक मोशन लाया जाता है। मोशन मीन्स एक ड्राफ्ट बनाया जाता है, उसके अंदर ये कहा जाता है कि हम फलाने फलाने जज को रिमूव कर रहे हैं।
राइट। एक पेपर लाया जाएगा, उसके अंदर कहा जाएगा कि हम इस जज को हटा रहे हैं क्योंकि वो प्रूवन उसने मिसबिहेवियर किया है, या फिर उसकी इनकैपेसिटी के ग्राउंड के ऊपर उसको हम हटा रहे हैं। अभी तक आप ये भूल लीजिए कि प्रेसिडेंट हटाता है, अभी आप ये भूल जाइए कि प्रेसिडेंट हटाता है उसको। आप सिर्फ ये समझिए कि ग्राउंड्स क्या होते हैं, प्रूवन मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी, और प्रोसेस कहां पे दिया गया है। तो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 बताता है कि कैसे हटाया जाएगा। अब प्रोसेस क्या है, सबसे पहले एक मोशन लाया जाएगा, उस मोशन के अंदर लिखा जाएगा कि हम इस जज को हटा रहे हैं, क्या ग्राउंड्स है, या तो उसने मिसबिहेवियर प्रूव किया है, या फिर उसने मिसबिहेवियर किया है, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है, या फिर इनकैपेसिटी के ग्राउंड के ऊपर उस मोशन के ऊपर लिखा जाएगा। अब उस मोशन को आप लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब कि वो मोशन राज्यसभा में भी जा सकता है, लोकसभा में भी जा सकता है। अगर वो मोशन आपको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करना है तो उसके ऊपर जो है वो 50 मेंबर्स का साइन चाहिए। अगर आपको वो लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस करना है तो उसके ऊपर 100 मेंबर्स का साइन चाहिए। मतलब कि उस मोशन को अगर आपको लोकसभा में इंट्रोड्यूस करना है तो लोकसभा के 50 एमपीज का उसके ऊपर साइन चाहिए उसको इंट्रोड्यूस करने से पहले। और अगर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करना था तो इंट्रोड्यूस करने से पहले 50 मेंबर्स का साइन चाहिए राज्यसभा में। अब क्या किया जाएगा, वो स्पीकर को या चेयरमैन को दे दिया जाएगा। वो मोशन स्पीकर को कहां पे दिया जाएगा, लोकसभा में। अगर वो मतलब कि लोकसभा में अगर इंट्रोड्यूस करना है तो लोकसभा में उसको स्पीकर को दिया जाएगा, क्योंकि लोकसभा का हेड कौन होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर होता है। और अगर वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करना था तो वो चेयरमैन को दे दिया जाएगा, राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है, राइट। तो अगर वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करना था उसके ऊपर 50 मेंबर्स का साइन चाहिए और उसको फिर चेयरमैन को दे देना है। 100 मेंबर्स का साइन करके उसको लोकसभा के अंदर अगर इंट्रोड्यूस करना था तो वो स्पीकर को दे दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, द स्पीकर ओब्लिक चेयरमैन में एडमिट द मोशन और रिफ्यूज टू एडमिट इट। अब ये जो मोशन दिया गया है, अगर स्पीकर को दिया गया है लोकसभा के अंदर 100 मेंबर्स का साइन करके, तो स्पीकर उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है, उसको मतलब कि एडमिट भी कर सकता है और उसको रिफ्यूज भी कर सकता है, कि मतलब कि वो स्पीकर जो है उसको मोशन को जो है वो वहां पे रिजेक्ट भी कर सकता है। या फिर अगर वो 50 मेंबर्स का साइन करके उसको चेयरमैन को दे दिया गया है तो चेयरमैन उसको एडमिट भी कर सकता है और उसको रिफ्यूज भी कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे स्पीकर के पास डिस्क्रिशनरी पावर आ जाती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने 100 मेंबर्स का साइन करवाया था और आपने स्पीकर को दे दिया। ये स्पीकर की डिस्क्रिशनरी पावर है कि स्पीकर उसको एडमिट भी कर सकता है और उसको रिफ्यूज भी कर सकता है, राइट। स्पीकर एडमिट भी कर सकता है, रिफ्यूज भी कर सकता है। स्पीकर की डिस्क्रिशनरी पावर है, चाहे जज ने गलत किया हो ना किया हो, ये स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है कि स्पीकर उसको एडमिट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। और अगर चेयरमैन के पास लिया जा रहा है वो 50 मेंबर्स का साइन करके, तो चेयरमैन उसको एडमिट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। मान लो उसको एडमिट कर दिया जाता है, स्पीकर या चेयरमैन उसको एडमिट कर देता है। अगर लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा रहा था तो स्पीकर उसको एडमिट कर लेता है, और चेयरमैन अगर राज्यसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा रहा था तो चेयरमैन उसको एडमिट कर देता है। फिर स्पीकर या चेयरमैन, मतलब कि अगर लोकसभा के अंदर उसको इंट्रोड्यूस किया गया तो स्पीकर, अगर राज्यसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया और चेयरमैन। स्पीकर या चेयरमैन क्या करेगा, 3 मेंबर्स की कमेटी बनाएगा, राइट। उस 3 मेंबर्स की कमेटी को क्यों बनाया जाएगा, ताकि चार्जेस को इन्वेस्टिगेट किया जाए। मतलब जो चार्जेस लगाए गए हैं जज के ऊपर, प्रूवन मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी, इन चार्जेस को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। कमेटी ये चेक करेगी कि क्या सच में जज ने मिसबिहेवियर जो है किया है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है, या क्या सच में जज के ऊपर जो इनकैपेसिटी का चार्ज लगाया जा रहा है वो सफर कर रहा है इनकैपेसिटी से, सच में वो मेंटली इल है। उस कमेटी के अंदर कौन कौन होगा, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज होगा। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, जब सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, दूसरा उसके अंदर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होगा, और तीसरा उसके अंदर जो है वो एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होगा, मतलब कि कोई एक लीगल एक्सपर्ट होगा। 3 मेंबर्स की कमेटी, जब उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा एक, या फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, दूसरा उसके अंदर जो है वो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, किसी भी हाई कोर्ट का, और तीसरा उसमें एक लीगल एक्सपर्ट होगा या एमिनेंट जूरिस्ट होगा। उसके बाद क्या होगा, अगर कमेटी ने ये फाउंड किया कि जो उसके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं वो सही है, सच में उसने मिसबिहेवियर किया है या फिर उसको वो इनकैपेसिटी से सफ़र कर रहा है, मतलब कि वो मेंटली इल है, अगर कमेटी को लगता है, अगर कमेटी सेटिस्फाई हो जाती है तो क्या किया जाएगा, तो
अगर कमेटी सेटिस्फाई होती है, कमेटी ने चार्जेस को फाइंड आउट किया और कमेटी को पता चला कि हाँ सही चार्जेस लगाए गए हैं उसके ऊपर, जज जो है सच में उसने मिसबिहेवियर किया है या इनकैपेसिटी किया है, तो फिर जो है वो मोशन आगे बढ़ाया जाएगा हाउस के अंदर। अगर कमेटी को लगता है कि जो चार्जेस या जो एलिगेशंस जज के ऊपर लगाए गए हैं वो गलत है, तो वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, मोशन वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। अगर कमेटी को लगता है कि जो चार्जेस जज के ऊपर लगाए गए हैं वो सही है, सच में जज ने जो है मिसबिहेवियर किया है या फिर वो जो है वो दिमाग का पैदल है, तो फिर आगे जो है वो मोशन कंसीडरेशन में लिया जाएगा। फिर दोनों हाउसेस के द्वारा उसको 2/3 मेजॉरिटी के साथ पास करना है, स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पास करना है, और उसके बाद जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दे दिया जाएगा। उसके बाद फाइनली क्या होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है एक ऑर्डर पास करेगा और उस जज को जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा। समझ आ गया कि कैसे एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। आपको एक और बात याद रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज जो है एक ही सेशन के अंदर रिमूव होना चाहिए। मतलब अगर विंटर सेशन चल रहा है तो विंटर सेशन के अंदर ही वो रिमूव होना चाहिए, बजट सेशन चल रहा है तो बजट सेशन के अंदर ही सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए, राइट। और अगर मूनसून सेशन चल रहा है तो मूनसून सेशन के अंदर ही सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए, एक ही सेशन के अंदर। मतलब कि 2-3 महीने का जो सेशन होता है उसी में सारा काम होना है, ये उसी में सारा काम होगा। इंट्रोड्यूस भी तभी करना है, एलिगेशंस भी तभी उसमें फाइंड आउट किए जाएंगे, कमेटी भी तभी बनाई जाएगी, पास भी तभी करना है। एक ही सेशन के अंदर सारा काम होना चाहिए, तभी जज को रिमूव किया जा सकता है। 2 सेशंस में जज को रिमूव नहीं किया जा सकता है। तो आपको समझ आ गई होगी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को कैसे रिमूव किया जाता है। प्रेसिडेंट रिमूव करता है, उसको प्रेसिडेंट को एक पार्लियामेंट का एड्रेस आता है, तब जाके प्रेसिडेंट जो है एक ऑर्डर इशू करता है और सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जज को रिमूव करता है। लेकिन उससे पहले बहुत लंबा प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होता है? वो प्रोसेस जो है वो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंदर दिया गया है। किन ग्राउंड्स के ऊपर हटाया जाता है? प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के ऊपर, जहाँ उसने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है या वो मेंटली इल है। प्रोसेस क्या है? वो जो मोशन होता है, मतलब कि मोशन लाया जा रहा है कि इस जज के ऊपर ये एलिगेशंस हैं। मतलब कि सिंपल सी बात ये है कि मान लो एक जज है, उसके ऊपर एक मोशन लाया जाता है, एक पेज के ऊपर लिखा जा रहा है कि इस जज को हम हटाएंगे क्योंकि ये इनकैपेसिटी से सफ़र कर रहा है या फिर इसने कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट कर रहा है। वो जो एक पेपर होगा, अगर उसको लोकसभा के अंदर आपको इंट्रोड्यूस करवाना था तो आपको क्या करना है? लोकसभा के 100 मेंबर्स का साइन उसके ऊपर करवाना है। अगर राज्यसभा के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना था तो राज्यसभा के 50 मेंबर्स का साइन करवाना है। अब अगर आपने उसको लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस करना है तो 100 मेंबर का आपने साइन करवा दिया, तो वो आपको स्पीकर को देना है अब, राइट। और अगर आपने राज्यसभा के 50 मेंबर्स का ऊपर उसके ऊपर साइन करवा दिया है तो वो चेयरमैन को देना है। अब क्या होगा? चेयरमैन या स्पीकर, अगर चेयरमैन को दिया है तो भी ठीक है, अगर स्पीकर को दिया है तो भी ठीक है। अगर चेयरमैन को दिया है तो चेयरमैन उसको एडमिट भी कर सकता है, उसको रिफ्यूज़ भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिफ्यूज़ भी कर सकता है। अगर स्पीकर को दिया है, एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिफ्यूज़ भी कर सकता है। तो यहाँ पे स्पीकर और चेयरमैन की डिस्क्रिप्शनरी पावर है। उसके बाद अगर चेयरमैन या स्पीकर उसको एडमिट कर देते हैं तो उसको क्या किया जाएगा? अगर चेयरमैन, मान लो मैं यहाँ पे स्पीकर को ही चुन रहा हूँ कि लोकसभा के अंदर सारा प्रोसेस होगा, तो मान लो स्पीकर को दिया था, स्पीकर ने उसको एडमिट कर दिया। अब स्पीकर क्या करेगा? एक कमेटी बनाएगा, 3 मेंबर्स की कमेटी। उस कमेटी के अंदर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा या सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, दूसरा उसके अंदर जो है वो किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, और तीसरा उसमें एमिनेंट जूरिस्ट होगा, एक लीगल एक्सपर्ट होगा। वो कमेटी जो है वो चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेगी कि क्या सच में जज ने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है। अगर कमेटी को लगता है कि किया है तो मोशन को आगे बढ़ाया जाएगा, कमेटी को लगता है नहीं किया है तो मोशन वहीं पे ख़त्म कर दिया जाएगा। मान लो कमेटी को लगता है कि किया है उसने वायलेट कॉन्स्टिट्यूशन को, तो लोकसभा के अंदर मोशन जो है वो चल रहा है। अभी लोकसभा में वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ पास होना चाहिए, मतलब जितने भी मेंबर्स हैं उनकी 2/3 स्ट्रेंथ जो है उसको पास करेगी। फिर वो राज्यसभा के अंदर चला जाएगा, राज्यसभा में भी 2/3 मेजॉरिटी के साथ पास होगा, फिर वो प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। बोथ हाउसेस पास द मोशन बाय स्पेशल मेजॉरिटी, द एड्रेस इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यही कहा था ना मैंने कि पार्लियामेंट प्रेजेंटेड एड्रेस टू हिम, मतलब कि एड्रेस जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अब दे दिया जाएगा। दोनों हाउसेस ने पास किया है उसको स्पेशल मेजॉरिटी के साथ। अब प्रेसिडेंट जो है वो एक ऑर्डर पास करेगा और उस ऑर्डर के तहत जो है वो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट रिमूव कर दिया जाएगा। एज सिंपल एज दैट। इस तरीके से हम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज को या हाई कोर्ट के जज को कैसे हटाया जाता है उसको डिस्कस करते हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को एक ही सेशन के अंदर हटाना पड़ता है। दैट्स वाई इट इज़ वेरी डिफिकल्ट
टू रिमूव द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इट्स टू डिफिकल्ट। आज तक हिंदुस्तान में ये नहीं हुआ है। आज तक हिंदुस्तान में किसी भी जज को नहीं हटाया गया है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को। 1991 से लेकर 1993 के अंदर हटाया जा रहा था। जस्टिस रामास्वामी को उस वक्त हटाया जा रहा था, उनके खिलाफ मोशन लाया गया था, लेकिन वो मोशन वहीं पे ख़त्म हो गया था क्योंकि कांग्रेस ने उसका सपोर्ट नहीं किया था। तो आज तक इवन कि उस जो रामास्वामी के अगेंस्ट, जो चीफ जस्टिस जो रामास्वामी के अगेंस्ट मोशन लाया गया था, उसके अंदर कमेटी ने चार्जेस को भी फाइंड आउट कर दिया था। मतलब कि रामास्वामी ने मिसबिहेवियर जो है वो किया था, वो कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने वायलेट किया था। कमेटी ने ये फाइंड आउट भी कर दिया था, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी के साथ वो पास ही नहीं हो पाया। कांग्रेस ने सपोर्ट ही नहीं किया उस वक्त, कांग्रेस ने वोट ही नहीं किया उसके ऊपर। तो इस तरीके से वो जो मोशन वहीं पे खत्म हो गया। तो आज तक किसी भी जज को यहाँ पे नहीं हटाया गया है। इट्स टू डिफिकल्ट टू रिमूव द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इसीलिए जुडिशल इंडिपेंडेंस है, इसलिए हमारी जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है। जजेस को हटाना बहुत मुश्किल काम है, जजेस को अपॉइंट करना भी बहुत मुश्किल काम है। जजेस को सरकार अपॉइंट नहीं कर सकती है। तो इस तरीके से हमारी जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है। आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने इसको जितना सिंप्लीफाई करने की मैं कर सकता था उतनी कोशिश की है, और ये लेक्चर काफ़ी लंबा भी हो गया है, बट ट्रस्ट मी इट्स वर्थ इट। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू वॉन्ट PDF of this lecture, you can join Telegram channel. The link is in description and you can get PDF from Telegram channel. Thank you so much. Bye bye. Take care.